क्या उन्होंने क्लासें नहीं ली? क्या अच्छा नहीं पढ़ाते? क्या स्कूल की जो अनुशासन है उसको उन्होंने कायम नहीं रखा है ना? उसके बाद कोई व्यक्ति कुछ भी करे तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, पिछड़ा समाज अगर शांत है तो वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद होगा। आज के दौर में जो भी शांत बैठा है वो अपनी और अपनी पीढ़ी की तबाही का जिम्मेदार खुद होगा। पर मैं ये सोच रहा था कि देर नहीं लगाई आरएसएस वालों ने, हटाने में देर लगाई, वरना वो इंसान इतने समय से लगातार खुल के बोल रहा है, संविधान की बात कर रहा है, वो शोषितों, पीड़ितों की, वंचितों की बात कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आरएसएस को बर्दाश्त नहीं है, भाजपा को बर्दाश्त नहीं है, मोदी को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बर्दाश्त है, उन्हें तो चाहिए उनके गुलाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरएसएस की शाखा लगती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग उस शाखा में जाते हैं। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? यह है स्थिति। सो जो भगवाकरण और आरएसएसीकरण जो हो रहा है शिक्षा का, जिसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। पहले प्रोफेसर ऋतु और अब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, दोनों की कहानी कहीं ना कहीं एक सी लगती है। दोनों को ही दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है, नौकरी वो लोग नहीं कर रहे हैं। और जब से लक्ष्मण यादव की खबर बाहर आई है, लोग यही जानना चाह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें कब तक होती रहेंगी और कितना आगे तक चलती रहेंगी, और कितने लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों की चपेट में आने वाले हैं। और लक्ष्मण यादव के साथ और भी बाकी चीज़ें, जितने वो इंटरव्यूज़ देते नज़र आ रहे हैं, उसके बाद से नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। एडवोकेट भानु प्रताप जो हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर इनका क्या सोचना है। और लक्ष्मण यादव जी को और भी कई सारे ऑफर्स आए हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। सर, ये जो हुआ, पहले डॉक्टर रितु सिंह जो ऑलरेडी धरने पर बैठी हुई हैं, 102-103 दिन उनको हो गए हैं, अब खबर आई कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को भी निकाल दिया गया है। किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? देखिए, केवल प्रोफेसर लक्ष्मण यादव यहाँ तक ये बात रुक जाएगी ऐसा संभव नहीं है। बहुत लोग हैं, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो बहुजन समाज का हिस्सा है, या अगर जनरल समाज का भी हिस्सा है, और संविधान की बात करता है, कानून के राज की बात करता है, शोषितों पीड़ितों के हक में खड़े होकर बात करता है, जो बहुजन समाज की बात करता है, न्याय की बात करता है, उस हर व्यक्ति को जहां भी वो नौकरी कर रहा है उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसमें कहीं किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, और ये अब से नहीं है, ये लगातार होता रहा है। ऐसे लोगों को जहां भी उन्हें लगेगा वो लेंगे भी नहीं, सर्विस में भी नहीं लेंगे, और जो है उनको निकालेंगे। तो चाहे वो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हों, चाहे डॉक्टर रितु हों, और चाहे प्रोफेसर रतनलाल, उन्हें निकाला तो नहीं गया लेकिन प्रमोशन भी नहीं दी गया, और जबरदस्ती उन पर झूठी एफआईआर भी की गई। सर, जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, वो हमेशा से इतने समय से राजनीति पर अपने विचार रखते नजर आए, हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, सामने आते हैं। अब जब उनकी नौकरी चली गई है तो उसके बाद से ये चीज़ें सामने आई कि उनको राजनीतिक ऑफर भी मिल रहे हैं। अखिलेश यादव जी से जब एक सवाल किया गया तो कहीं ना कहीं ये नजर आया कि वो चाह रहे हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव सपा को ज्वाइन कर ले, लोकसभा चुनाव में उनकी तरफ से लड़े। नहीं, ये तो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। लक्ष्मण यादव जी को ये बहुत पहले करना चाहिए था। देखिए, असली बदलाव कहां से आएगा? असली बदलाव आएगा जब राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, काबिल लोग आएंगे। और ये राजनीति में जो गंदगी फैली हुई है, ये गंदगी जब तक साफ नहीं होगी, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक राजनीति में कुछ अच्छा होने वाला भी नहीं है, और अच्छे लोगों को संरक्षण भी मिलने वाला नहीं है। भाई, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग, अच्छे काबिल लोग राजनीति में होंगे तो कॉलेजों में, अन्य जगहों में, सर्विसेज में कम से कम ऐसे लोगों को बचाया तो जा सकेगा, इनकी नौकरी तो नहीं जा सकेगी। मतलब आपको लग रहा है ये फैसला सही हो सकता है? निश्चित रूप से सही हो सकता, लेकिन ये होगा तभी जब राजनीति में अच्छे लोग आएंगे। और अगर लोग यही सोचते रहेंगे, नहीं अभी रुक जाए यार, पहले मैं नौकरी कर लूं और रिटायर होने के बाद में मैं सोचूंगा, आऊंगा। अरे, रिटायर होने के बाद तो रिटायर ही हो जाते हैं। मैंने देखा कि लोग रिटायर केवल सर्विस से नहीं होते हैं, जिंदगी से भी रिटायर हो जाते हैं, बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, कोई उम्मीद ही नहीं रहती, और उसके बाद भी आते हैं तो सरकारी नौकर आता तो मैंने देखा सरकारी नौकरों की तरह ही गुलामी सी ही करता है। कोई उसमें वो एक पॉलिटिशियंस में जो बात होती है वो उनमें होती नहीं। मैंने देखा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को उनकी नौकरी से हटा दिया गया, पर मैं ये सोच रहा था कि देर नहीं लगाई आरएसएस वालों ने, हटाने में देर लगाई, वरना वो इंसान इतने समय से लगातार खुल के बोल रहा है, संविधान की बात कर रहा है, वो देश के लोगों की बात कर रहा है,
वो शोषितों, पीड़ितों की, वंचितों की बात कर रहा है, उन्हें जगाने का लगातार प्रयास कर रहा है, उस आदमी को कैसे बर्दाश्त कर लिए? और नौकरी में रहते हुए, भाई हमारा तो खैर कुछ नहीं, हम तो वकील हैं, हमें कौन क्या हटावेगा। पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव वो उन्हें इतनी देर तक बर्दाश्त किया, वाकई में ये गंभीर। लेकिन ये तो होना ही था। केवल एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव नहीं, उससे पहले भी चाहे डॉक्टर रितु हो और चाहे प्रोफेसर रतनलाल जी हो, उनको भी प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। एक दिन हो सकता है उनको भी कह दिया जाए, भाई चलो भाई आपकी भी हमें जरूरत नहीं है। और ये लगातार हो रहा है, क्योंकि आज का जो दौर है, जिस तरह से देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में आरएसएस के लोगों को बिठाया गया है, वाइस चांसलर बनाकर, प्रिंसिपल्स बनाकर कॉलेजों में बिठाया गया है, और जिस तरह से लगातार भर्ती हो रही है आरएसएस के लोगों की, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और पूरी तरह से बर्बाद करने की तरफ लगातार जो कदम भाजपा सरकार के, मोदी सरकार के और आरएसएस के बढ़ रहे हैं, उनमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त कभी किया ही नहीं जा सकता, जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं। समाज की बात करने वाले, विद्यार्थियों की बात करने वाले, आगे बढ़ने के लिए किस तरह से काम करना है, ये लोगों को रोशनी दिखाने वाले ऐसे लोगों को कौन बर्दाश्त करेगा? किसी हालत में नहीं। और वो हर मंच पर खुल के बोल रहे हैं, जहां भी अन्याय हो रहा है, जहां भी अत्याचार हो रहा है, उन्हें पता लग रहा है या उन्हें बुलाया जा रहा है, वो हर मंच पर पहुंच रहे हैं और देश की बात, देश के लोगों की बात, समाज की बात, संविधान की बात, संवैधानिक दायरे में रहकर बात, कानून के तहत बात कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, बावजूद उसके, क्योंकि ये सारी चीजें आरएसएस को बर्दाश्त नहीं है, भाजपा को बर्दाश्त नहीं है, मोदी को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बर्दाश्त है, उन्हें तो चाहिए उनके गुलाम जो उनके सामने जुबान बंद रखें, ये बोलें तो जैसे वो चाहते हैं वैसे ही बोलें और उतना ही बोलें, उसके अलावा नहीं। उसी का परिणाम भुगतने को मिला है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को। यह सरासर अन्याय है। जिस व्यक्ति को, इतने काबिल व्यक्ति को कभी का परमानेंट कर देना था, इवन प्रोफेसर के पद पे पदोन्नत कर देना था, आज उसे निकाल दिया गया। जाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हुए उन्होंने जिस तरह से, जाकिर हुसैन कॉलेज में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि वो एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। लेकिन बहुजन समाज के हैं ना, और सच बोलने वाले हैं ना, तो आरएसएस, भाजपा को और मोदी को सच कहां चाहिए? सच कैसे बर्दाश्त? और बहुजन समाज का आदमी बोले सच, संभव ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हटाया गया। हम हर तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के साथ में हैं। उनके लिए, उनकी बात को लेकर अगर आंदोलन करना पड़ा, वो आंदोलन की शुरुआत करते हैं या कहीं से भी होती है, हम हर तरह से उनके साथ हैं, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर उनके साथ में चलेंगे। आप लोगों को सवाल पूछना है, पूछिए मेरे से। अगला नंबर किसका हो सकता है सर, लक्ष्मण के बाद में? किसी का भी हो सकता है, जो भी सच बोलने की हिम्मत रखता है उसका हो सकता है। मतलब जो सच बोलेगा, जो इनको आईना दिखाएगा, जो लोगों की बात करेगा, लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहेगा, उसका नंबर होगा। एक एक करके होगा, हर जगह होगा। केवल यूनिवर्सिटी क्यों, ये तो जजेस में भी निकाले जाएंगे, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनमें से भी निकाले जाएंगे। आप भी लगातार बोल रहे हैं ना सर? हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, तो मेरा क्या छीन लेंगे? उनका है क्या जो मेरे पे से मुझे दिया और मेरे से ले लेंगे? भाई मेरा तो अपना ज्ञान है, मेरी तो अपनी डिग्री है वकालत की, मेरा क्या छीन लेंगे? वो हिम्मत है तो छीन के दिखावें। और सर पिछड़ा समाज शांत है, आखिर क्या वजह है? देखिए, पिछड़ा समाज अगर शांत है तो वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद होगा। आज के दौर में जो भी शांत बैठा है वो अपनी और अपनी पीढ़ी की तबाही का जिम्मेदार खुद होगा। आज का समय शांत बैठने का नहीं है, बोलने का है, सच बोलने का है, बिना डर के बोलने का है, सड़क पर आकर आंदोलन करने का है। होगा कुछ बचेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म होगा। लेकिन सर सर, आरोप लग रहा है कि वो भी वो कहीं नहीं बोल रहे, 6 अन्य प्रोफेसर है वो भी निकाले गए हैं।
नहीं होंगे तो बहुजन समाज की वो भी, ऐसा तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं वो होंगे जरूर। और बहुजन समाज के तो उनकी जरूरत क्या उन्हें भाई, वो उन्हें निकालेंगे तभी तो अपने लिए जो जगह खाली करेंगे वो। लेकिन कहीं विरोध नहीं करते दिख रहे हैं सर वो। विरोध करेंगे भाई, मुर्दे कभी विरोध करते हैं क्या? जो विरोध कर रहा है वही जिंदा है, जो विरोध करने वालों के साथ में खड़ा है वो जिंदा है, और जो बोल नहीं रहा वो तो मुर्दा है। तो मुर्दों से क्या उम्मीद करोगे आप? डॉक्टर रितु इतने दिन से आंदोलन कर रही है, कोई बोलता वहां के? आप देख रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण यादव है वो पढ़ाई से ज्यादा राजनीति कर रहे थे, मंचों पर जा रहे थे, वो इसलिए उनको निकाला गया है। ये वो लोग कह रहे हैं जो आरएसएस के साथ में खड़े हैं, आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। कहां यह लिखा है कि आप प्रोफेसर होते हुए आप जा नहीं सकते? एक उदाहरण बता सकते हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने अपने एज प्रोफेसर होते हुए कहीं कोई उसमें कोताही बरती हो? एक उदाहरण नहीं है, एक कंप्लेंट नहीं है उनके खिलाफ। क्या उन्होंने क्लासें नहीं ली? क्या अच्छा नहीं पढ़ाते? क्या स्कूल की जो अनुशासन है उसको उन्होंने कायम नहीं रखा है ना? उसके बाद कोई व्यक्ति कुछ भी करे तो उसमें क्या दिक्कत है? और राजनीति क्या कर रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा कि किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो। मैंने तो खुद कहा था उनसे, आ जाओ भाई हमारे साथ, आओ बैठ के बात करते हैं। हमारे साथ भी नहीं आए वो। मैंने तो जब भी देखा उन्हें सामाजिक मंच पे देखा है, समाज की आवाज उठाते हुए देखा है, समाज के लिए संघर्ष करते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है। सो इसमें कहां रोका है? और वैसे भी ये तो ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसमें कहीं भी वो सरकार के नौकर थोड़े ही हैं। लेकिन मंच पर ललाई यादव को अम्बेडकरवाद को बोलते हैं ना, बड़े धमाके से होते। इसमें क्या बात है? तो सच बोलते हैं ना भाई, अम्बेडकरवाद पढ़ना जरूरी है, ललाई सिंह यादव को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को पढ़ना और समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई इनको सबको जानना, शाहू जी महाराज को जानना, सम्राट अशोक को जानना, कबीर को जानना, नानक को जानना, रविदास जी को जानना बहुत जरूरी। यही तो हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सच बोला, संघर्ष किया, और हम सब लोग उन्हीं के संघर्षों की बदौलत तो आज यहां तक पहुंचे हैं। जो बोलेगा, जो सच के लिए लड़ेगा, वही अंदर जेल जाएगा। ये एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, और ये माहौल इसलिए बनाया गया है कि ऐसे लोगों को जब नौकरी से बाहर किया जाता है ताकि दूसरे लोग आगे फिर बोलने की हिम्मत ना जुटा पाए। तो ये पार्ट है इसका, आरएसएस का ये पार्ट है, केंद्र की सरकार का, मोदी जी का ये पार्ट है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाओ, 2 4 10 चिन्हित कर लो। उसके बाद में जो ये यूट्यूबर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये समाज जो अपनी आवाज को पहुंचाने का काम कर रहा है, तो आवाज पहुंचाने वाले लोग खुद चुपचाप दुबक जाएंगे और चुप बैठ जाएंगे। ये उस रणनीति का पार्ट है। और इस मुद्दे को लेकर हम एक दिन का धरना देंगे। लक्ष्मण यादव जी के मुद्दे को लेकर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जल्दी ही एक आंदोलन की तैयारी करेगा, क्योंकि अगर आंदोलन ना हुआ, आपको यह भी नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रुप डी की नौकरी सारी की सारी प्राइवेट कर दी गई है, वहां पर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की सरकार ने अध्यादेश ला करके इस देश में ग्रुप डी के जितने भी कर्मचारी काम करते थे उनको सबको प्रतिबंधित कर दिया है, और एक रूल बना दिया है कि ग्रुप डी के अंदर पूरे देश के अंदर जहां भी भर्ती होगी वो सिर्फ आउटसोर्स पे होगी। तो आउटसोर्स का इसका मतलब यह है कि गरीब आदमी ग्रुप डी में जो काम करते थे, और विशेष रूप से जो आरक्षण है वो ग्रुप डी में ही पूरा हुआ, बाकी किसी में हुआ भी नहीं है। तो ये आरक्षण को खत्म करने का, जड़ से खत्म करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। एक ऐसा कानून बना देना कि ग्रुप डी के अंदर काम करने वाले लोग कभी पक्के नहीं होंगे और वो सिर्फ आउटसोर्सिंग पर रहेंगे जीवन भर। इससे बड़ा आरक्षण को खत्म करने का और कोई माध्यम इस देश के अंदर है नहीं जो सरकारों ने किया है। और जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो सब जगह पक्की भर्ती होने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की व्यवस्था का पार्ट बना करके उनको लगाया जा रहा है, ये भी आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, एक अभिशाप है। तो क्या शिक्षण संस्थानों में संघी घुस गए हैं? कुछ कहते हैं कि विचारधारा आ गई है। निश्चित रूप से संघी घुस गए हैं। सारे जगह जितने भी वाइस चांसलर हैं, चुन चुन करके उनको आरएसएस के लोगों को लगाया गया है, और उनको हिदायत दी गई है कि जो भी लोग आवाज उठाएं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करो।
आज जिस मुद्दे के ऊपर अभी एक पहले वार्ता हुई है, इन तीनों राज्यों में जिन लोगों ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए हैं, ये कल पेपर में था, मीडिया में था, कल प्रिंट मीडिया, वहां पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके उनको ये कहा है कि 15 दिन के अंदर आप इसका स्पष्टीकरण दें जो आप चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ एफआईआर कराएगा। तो ये आवाज को दबाने का एक तरीका है इनका, और ये प्रजातंत्र राजतंत्र की खत्म करके राजतंत्र की स्थापना की तरफ बढ़ गया है ये देश। और 2024 में अगर ये दोबारा आए तो लोकतंत्र खत्म होगा और यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना होगी, क्योंकि 28 मई को ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने वहां पर संगोल राजदंड की स्थापना करके इस देश को राजतंत्र की तरफ ढकेलने का शुरुआत कर दी है। जो आप कह रहे हैं, अभी जो आपने सवाल किया कि क्या संघी घुस गए हैं शिक्षा क्षेत्र में, देखिए ये जितनी भी 850 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी और प्राइवेट, सभी में आरएसएस के लोग वीसी हैं। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए हैं कभी आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरएसएस की शाखा लगती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग उस शाखा में जाते हैं। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? यह है स्थिति। सो जो भगवाकरण और आरएसएसीकरण जो हो रहा है शिक्षा का, जिसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है, इससे ज्यादा खतरनाक देश के लिए कुछ हो नहीं सकता।